देखो आज पढ़ेंगे ग्रुपिंग, है ना। क्या पढ़ेंगे? ग्रुपिंग का मतलब होता है हिंदी में सम्मोहन, या इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। संयोजन, कॉम्बिनेशन, है ना। क्या कह सकते हैं? संयोजन, कॉम्बिनेशन, दिख रहा है ना। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, है ना। दुख्यता कोण कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज को कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम सम्मोहन। ग्रुपिंग, ग्रुप करना होता है। दूसरा होता है पैरेलल। पैरेलल किसको कहते हैं? समांतर को। किसको बोलते हैं? समांतर संयोजन, है ना। कोई फायदा नहीं है, दिख रहेगा। एक सीरीज श्रेणी क्रम होता है, पैरेलल समांतर होता है, ठीक है। अब इसका सम्मोहन कैसे होता है? जैसे ग्रुपिंग, जैसे कि मान के चलो रेसिस्टर को हमको जोड़ना है। रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक, रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। अब हम प्रतिरोधक को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ के दिखाते हैं, है ना। अब जैसे कि देखो, जोड़ना है हमको इसको सीरीज में, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बैटरी लेना है ना। क्या लेना? बैटरी लेना, है ना। यहां पे एक रेसिस्टर, फिर यहां पे दूसरा रेसिस्टर, फिर यहां पे तीसरा रेसिस्टर आया। ये प्लस, ये माइनस, है ना। अब इस पे ABCD कर देते हैं। ABC। अब बात को समझना, यहां से क्या पास हुआ? I, विद्युत, विद्युत धारा। अब लोग अभी ग्रुपिंग, पैरेलल और सीरीज में पढ़ेंगे। सीरीज में हम लोग को रेसिस्टर लगाना है। रेसिस्टर प्रतिरोधक जिसको कहते हैं, है ना। पहले उसको हम लोग सीरीज में लगाएंगे। तो भैया ये रेसिस्टर नंबर 1, ये रेसिस्टर नंबर 2, ये रेसिस्टर नंबर 3। सब में क्या करंट जा रहा है? आई जा रहा है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या आएगा? V1। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या जाएगा? V2। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या जाएगा? बात समझ में आ रही है? V1, V2, V3 क्या है? पोटेंशियल, है ना। अलग अलग बिंदु है ना, तो अलग अलग पोटेंशियल होगा ना। A से B के बीच V1 लगा, B से C के बीच V2 लगा, C से D के बीच V3 लगा। अलग अलग पॉइंट है ना। अलग अलग आवेश को ढोक के A से B लेके जाएगा तो वर्क डन क्या कहलाएगा? V1। पोटेंशियल क्या कहलाएगा? V1। तो पोटेंशियल तो अलग होगा, होगा कि नहीं? ये प्लस है। अब I इसमें कांस्टेंट जा रहा है, सेम ही I जा रहा है, मतलब I बदल रहा है। I किसको कहते हैं? वो बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। ये कहां से आ रहा है? V इक्वल टू IR। ये वाला कहां से ला रहे हैं हम? V इक्वल टू IR। तुम बताओ, B इक्वल टू IR कहां से आ रहा है? ये फॉर्मूला कहां से आया है? B इक्वल टू IR।
तो बोलेगा ना ओम का नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर आया है ना। नहीं बोलता तो भी अन्याय हो जाता यार। तो हर एक का पॉइंट का पोटेंशियल निकाले, IR1 अगर हम सारा अगर नेट पोटेंशियल निकाले तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होएगा कि नहीं। अब भी अब यहाँ पे हम B निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सब के लिए कांस्टेंट है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 को मान लो क्या, RS, मतलब सारा का योग, मतलब RS इक्वल टू मान लो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भैया नेट क्या हो जाएगा, IRS। कहेगा IRS क्या है, कुछ इक्विवेलेंट है, मतलब क्या, समतुल्य है, समतुल्य है, इन तीनों के योग के समतुल्य है अकेला। मतलब ये तीनों का जो प्रतिरोधक है ना, इन तीनों का जो प्रतिरोध होगा ना वो अकेला इसका प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है। हम क्या किए, तो इसको हम लोग मान लिए IRS, ठीक है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, हम लोग को बस ये सीखना था कि नेट इसमें हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, भाई साहब ऐसा निकलेगा, है ना। इन सभी के योग के क्या होता है, समतुल्य होता है अकेला RS, तो हम लोग ले सकते हैं VRS। अब इसका डायग्राम भी अलग बनेगा कि मान के चलो कि एक बैटरी है, ठीक है, ऐसा ये इधर से गया, हम यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा है, ये प्लस ये माइनस, ये धारा प्रवाहित आई, ये बिंदु A और बिंदु B और इसका नाम है RS। ये दोनों फिगर बराबर है, सेम का, क्यों, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। मान के चलो कि दो ओम का दिया हुआ, 2 2 4 2 6 ओम का दिया हुआ है, वो अकेला 6 ओम के बराबर। बात समझ में आ गई। ये दोनों इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। और रेसिस्टर के इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज का कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब इससे पहले एक बात, यहाँ I इक्वल टू IR, अब V इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ये भी और तोड़ सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR इक्वल टू I प्लस RS, है ना। अब I कैंसल, तो R इक्वल टू बराबर है ना। R इक्वल टू क्या है, RS आपका बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मिटाए, है ना। अब जो आएगा टर्म, इसमें जो रेसिस्टेंस निकालना होगा, कैसे निकालोगे, RS इक्वल टू ये वाला R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखना, सीरीज में जब रेसिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस, सीधा जोड़ देना उसको, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब पैरेलल में होगा तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखो। सीरीज में होगा तो हम लोग कैसे जोड़ देंगे, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जितना R लगाओ हम लोग उसको सीरीज में जोड़ देंगे। तो इस टाइप को जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग। बात समझ में आया, सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं दूसरा, जो कि क्या है, समांतर क्रम सम्मोहन। बात को थोड़ा देखना है, पहले इसका डायग्राम देख लेना, उसके बाद समांतर क्रम सम्मोहन में क्या है।
ये लग गया। अब यार यहां से देखना, बैटरी प्लस और माइनस, ये विद्युत धारा I, इधर गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3। बोलो हाँ या ना? अरे हर एक रेसिस्टर में करंट तो भेजोगे ना। I1, I2, I3 तीन पार्ट में गया करंट, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमको ये बताओ कि पिछले वाले में तुम्हारा I कांस्टेंट था सबके लिए, सीरीज में जब था तो क्या कांस्टेंट था? I कांस्टेंट था ना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा? यहाँ I को, यहाँ का I1, I2, I3 में बट गया। यहाँ क्या कांस्टेंट है? V क्यों कांस्टेंट है? I नहीं है, R भी R1, R2, R3 में, I भी I1, I2, I3 में, बचा तो B है ना। यही सोच के बोल दिए B। कारण बताओ। वो तो हम समझ गए कि यहाँ I1, I2, I3 है, R1, R2, R3 है, तो बच गया B है ना। B कांस्टेंट होगा, दिमाग लगा के। लेकिन कारण क्या है? यहाँ B कांस्टेंट क्यों है? सबको मालूम है, अगर ध्यान से ओम के नियम से नहीं बाबा। यहाँ दो ही पॉइंट के बीच में लग रहा है पोटेंशियल, चाहे जिसका भी निकालो, जिसका भी निकालो उसका पोटेंशियल A और B के बीच लग रहा है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं बन रहा है। वहां पॉइंट भी अलग अलग बन रहा था, A से B, B से C, C से C, ऐसे बन रहा था ना। यहाँ भाई किसी भी रेसिस्टर का पोटेंशियल निकालो, तुमको A to B ही जाना होगा। तुम सीधा भी निकालो A to B जाना होगा, इसका R3 का भी निकालो, क्या जाना होगा? A to B। यानी कि भाई सेम पॉइंट के अंदर तुमको आवेश का ढूंढना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई हमको सेम करना है। अब हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल अलग नहीं है। इसलिए इस सिचुएशन में क्या कांस्टेंट है हमारा? पोटेंशियल, क्योंकि ये दो ही बिंदु के बीच में लग रहा है और हर एक रेसिस्टर का पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबरदस्ती नहीं, समझ में आ रहा है तो बोलो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसका अभी समाधान है। बाद में बोलेगा तो गुस्सा आएगा, समझा नहीं पाएंगे। अभी नहीं आ रहा है तो अभी पूछने का, ठीक है। सब में तो V कांस्टेंट है। अगर सब में I निकालोगे तो क्या निकलेगा? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या होता है? V बाय R। V इक्वल टू IR होता है ना। I इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा V बाय R1, क्योंकि V में 1 नहीं लग रहा है, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबका वैल्यू तुम्हारे पास है ना। अब क्या करते हैं, जब तुम I निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक करंट निकालोगे, B बाय R1 प्लस B बाय R2 प्लस B बाय R3, B आ जाएगा कॉमन, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ B को क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इन सभी को हम क्या मान लेंगे? RP। क्या मान लेंगे? वहां RS मानने का मतलब क्या था? रेसिस्टेंस इन सीरीज। यहाँ P मानने का मतलब क्या? रेसिस्टेंस इन, अरे पैरेलल का P, सीरीज का S। बात समझ में आ गया ना। यहाँ क्या मान लेंगे? P। तो क्या जाएगा? I इक्वल टू V बाई, बोलो होगा कि नहीं होगा? I इक्वल टू V बाई RP, मतलब RP इक्वल टू RP, यानी कि 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई, ये जो तुम्हारा G है ना, ये हो गया रेसिस्टेंस इन पैरेलल। बात समझ में आया? वहां क्या था? सीधा सीधी जुट रहा था, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अंतर समझा? डिफरेंस। यानी कि इसमें देखो क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ तुम्हारा करंट जो कि I आ रहा था, ठीक है, यहाँ जो तुम्हारा करंट I आ रहा था, ये तीन भागों में बट गया यहाँ पे, है ना। R1 के लिए I1 गया, R2 के लिए I2 गया, R3 के लिए I3 गया। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रह गया, क्या? वो भैया पोटेंशियल, क्योंकि सारे का पोटेंशियल A to B ही जा रहा है।
ए टू बी ही रहा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में, तो यही दो बिंदु है ना सबके लिए, सबके लिए तो ये दो बिंदु, पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम हो जाने की वजह से हम लोग सूत्र लगाए, तो देखो सबका पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल ऑटोमेटिक कांस्टेंट आ गया। यहाँ से तो तुम कहेगा कि आर भी कांस्टेंट ले सकते थे, आर अलग अलग है, R1 प्लस R2, कांस्टेंट क्या था, V। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ये था हमारा ये वाला देखो, वहां सीरीज में निकला था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे क्या निकला 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या इसका यूज क्या है, यूज क्या है? अगर तुमको न्यूमेरिकल्स दे दिया, बोला गया कि 3 रेसिस्टर क्रमशः इतना ओम इतना ओम इतना ओम का अगर पार्श्व क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इसके समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध पैरेलल में बोले ना तो 1/RP निकालना है तुम, तब ये वाला सूत्र लगा के निकाल दोगे। पैरेलल बोलेगा तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज बोलेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ रहा है? भूलना नहीं, यहाँ पे मंत्र पढ़ दिए, घर पे जाके स्वाहा मत करना ऐसा, ठीक है ना? पॉइंट इसमें जानते हो बहुत तोड़ के बता, बहुत कुछ अपने अंदर रख के तुम लोग को बताता। अगर बहुत सब कुछ बताने लगे ना दिमाग खराब हो जाए, इसलिए बहुत कुछ अपने अंदर रख के उतना ही देते हैं जितना रख सकते हैं, ठीक है ना? बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ रख लेते हैं। तो भैया डेरिवेशन जो किए हैं, ये डेरिवेशन कहते हैं इसको। ये तुम ऐसा तो नहीं है ना कि क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं ना है। सब में ओम्स लॉ लगाए हैं, ओम्स लॉ के साथ B इक्वल टू IR वहां पे किए थे। वहां B इक्वल टू IR क्यों किए भाई? क्योंकि वहां पे क्या कांस्टेंट जा रहा था, I मेरा कांस्टेंट आया, I हम कांस्टेंट ले लिए वहां पे, है ना? यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे हमारा V कांस्टेंट जा रहा था, और हम जो कुछ यहाँ पे करंट निकाले, सब पहले करंट ही तो निकालोगे ना कि सब में भैया करंट कितना जा रहा था। I1 में जा रहा है BR1, I2 में जा रहा है BR2, I3 हो गया BR3, मतलब इसमें करंट गया BR3, BR2, BR1, है ना? सबको हम तोड़ दिए, तोड़े तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ऐसा क्या है जो इन दोनों को अलग करता है। सीरीज को अलग करता है और पैरेलल को अलग करता है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन को अलग करेगा और करेगा। श्रेणी क्रम में जब से पहला पॉइंट आता है, सभी प्रतिरोधकों को सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। बोलो मानते हो ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी प्रतिरोधक में एक ही किस्म का धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि वहां I तो कांस्टेंट होता है, तो सब में एक ही प्रकार का धारा प्रवाहित हो रहा है। वहां धारा बटा था क्या, I1 I2 I3 नहीं बटा था, ठीक है? परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। सेम बात है, उनका जो विभवांतर होगा वो प्रतिरोधक के अलग अलग पॉइंट बन रहा है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करो, है ना? ऐसा अलग अलग बन रहा था ना, ऐसा अलग अलग बन रहा था ना, तो हर एक पॉइंट का क्या हो रहा है, विभवांतर अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है, करंट सेम है। क्या सेम है, करंट सेम है। तो पार्श्व यानी कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। मतलब क्या, विभवांतर सेम है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। बात समझ में आ रहा है? परंतु उनके प्रतिरोधकों के मान के अनुसार उसके भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। जाहिर सी बात है, सीरीज और पैरेलल में एक अंतर, सीरीज में भैया I कांस्टेंट है, I मतलब सेम सेम जाएगा, और पैरेलल में I सेम नहीं जाएगा। सीरीज में क्या होता है कि भैया आपका विभवांतर अलग अलग होगा हर एक प्रतिरोध के हिसाब से, और इसका क्या होगा, विभवांतर सेम होगा और धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। दूसरा, श्रेणीक्रम समूह में प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधक के योग के बराबर है, ठीक है? तो बोलता है कि भैया इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आप निकालोगे ना, वो सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योग के बराबर है। प्रतिरोधक के प्रतिरोध, कंफ्यूज मत होना, रेसिस्टर के रेसिस्टेंस ना, प्रतिरोधक के प्रतिरोध के योग के बराबर है। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें क्या होता है पैरेलल में, कि पैरेलल में जो समतुल्य प्रतिरोध आप निकालने जाओगे ना, वो सभी प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। बात को समझे? व्युत्क्रम बोलने का मतलब क्या है, उल्टा, है ना? R1 का 1/R1 हो जाएगा, R2 का 1/R2 हो जाएगा। तो इसमें पैरेलल में क्या होता है कि
पैरेलल में ये होता है, समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो प्रतिरोधक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? जबरदस्ती जी नहीं बोलना है, ठीक है ना। समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रत्येक ये नहीं कह रहे कि प्रत्येक प्रतिरोध के से अधिक होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो समतुल्य प्रतिरोध है RS वो R1 से ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा, R3 से भी ज्यादा होगा। बराबर किसके है? R1 प्लस R2 प्लस, लेकिन R1 से ज्यादा है। प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से ज्यादा होता है। बोलो होता है ना? अरे R1 से RS कभी भी ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि RS क्या है? तीनों का योग है, तो R1 से कभी भी ज्यादा ही होगा। पैरेलल में क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है। 1/Rp कम होगा सबसे, क्यों? भिन्न का जोड़ हो जाता है ना वहां पे जी, होता है कि नहीं? है ना? अब तुम करके देखो, उसका मान तुमको कम लगेगा, है ना। अब होता है किसी एक प्रतिरोधक के परिपथ से किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगी। इसमें क्या हो जाता है कि किसी भी एक प्रतिरोधक को सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी एक प्रतिरोधक को अगर तुम परिपथ से हटा लिए, परिपथ से क्या कर लिए? हटा दिए, तो उन बचे हुए प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस पॉइंट को याद रखना। इस पे हम लोग करेंगे आगे कॉन्सेप्ट कि भैया अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 है किसी परिपथ में लगा हुआ, एक को अगर हम निकाल देते हैं प्रतिरोधक को, तो बचे हुए प्रतिरोध में जो धारा की प्रवाह की मान होगी वो कितनी हो जाएगी? शून्य। I = 0 मतलब क्या? धारा प्रवाह नहीं होगी। धारा क्या नहीं होगी? प्रवाह नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें किसी एक प्रतिरोधक को परिपथ से हटा दिए जाने पर बचे हुए अन्य प्रतिरोधकों से धारा प्रवाहित होती रहेगी। सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि भैया ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। ऐसा अब युद्धित परिपथ में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। अगर एक प्रतिरोध यहां से हट गया मान के चलो, तो विद्युत परिपथ में तो टूटा आ गया ना। विद्युत परिपथ पूरा हुआ, क्लोज हुआ? नहीं हुआ। तो I = क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? 0। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पे हमारा I इस तरह से बटा हुआ है, I1 I2 I3, ये I, अगर मान के चलो कि एक रेसिस्टर इसको हटा दिए तो मेरा विद्युत धारा रुक जाएगा क्या? नहीं। ये तो विद्युत धारा रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। विद्युत धारा तो पास हो गई। तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का मान शून्य नहीं होता। तो समझ रही है ना? इसमें शून्य क्यों है? इसमें परिपथ टूट जाता है। अगर एक रेसिस्टर को निकाल लो या किसी भी एक रेसिस्टर को निकालो पाठ्यक्रम में, वहां मान शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये था डिफरेंस तुम्हारा किसमें? सीरीज और पैरेलल का। किसका था? सीरीज और पैरेलल का। मतलब क्या? श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। इस दोनों में क्या है? जितने पॉइंट के बारे में डिस्कस किए हैं, घर पे जाके उसको कॉपी में लिखते हो कि नहीं लिखते हो भगवान जाने, लेकिन लिखना है, ठीक है। जिसका लिखा हुआ पढ़ना है और जिसका नहीं लिखा हुआ है उसको लिखना है। जस्ट यहां से जाने के तुरंत बाद, है ना। कोई ज्यादा टाइम नहीं हो गया होता है ना। जब तक 9-10 बजे तक बुक पकड़ के ना बैठो तब तक कोई फायदा नहीं। समझ में आ गया ना? तो ये चीज जाके वहां पे तुरंत लिखना है, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट है, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम के जुड़े हुए दो प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध, उनके प्रतिरोधकों की विद्युत धारा का वितरण। अब क्या है क्या नहीं है, ध्यान से देखो, समझ जाएगा। अब हमको क्या बोला है कि मान के चलिए दो कोई है, अब 1/Rp = दे रखा है क्या? ध्यान से देखना, 1/Rp = क्या देखा है? 1/R1 प्लस 1/R2। उतना बड़ा नाम इस हेडिंग का क्या है? इसको क्या बोलना चाह रहा है? बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि Rp का मान क्या होगा। तो 1/Rp क्या होगा? पहले R1 × R2 होगा ना। R1 कर दिया तो यहाँ R2 आएगा प्लस R1 आएगा ना। 1/Rp, जब Rp निकालोगे तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? पलटी हो जाएगा। हाँ तो बोल दिए, लेकिन सबका मुंह चल गया होगा। क्यों? ये Rp का मान उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि ये 1/था, अब इसको उल्टा
ये व्युत्क्रम का वैल्यू था, तो सही वैल्यू क्या होगा, ऐसा ना। कोना कोनी गुने कर दिए यार, वही समझ जाओ, है ना। तो आरपी का मान क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R2 प्लस R1। इसी प्रकार जो है इसका और आगे डेरिवेशन गया तो छोड़ो उसे। अब क्या है, बचा हुआ है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, जो कि लास्ट हेडिंग बचा हुआ, जो अपने आप में थोड़ा बड़ा है, तो समझना है। लास्ट में 2 हेडिंग और है, जिसको कहते हैं हम लोग, एक को कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का क्या, उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव को थोड़ा सा हम बताना जरूर चाहेंगे, ठीक है। आज उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि भैया विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते किसको है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण, किसी चालक द्वारा प्रवाहित उसमें विद्युत धारा, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता। फिर से एक बार सुनना और समझना, डिफिनेशन में ही मतलब है, और थोड़ा डेरिवेशन से समझ जाएंगे। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, सुन रहा है, किसी चालक में क्या प्रवाह हुआ, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाह होगा तो उसके द्वारा क्या उत्सर्जित होगा, उष्मा का परिमाण, हीट क्या होगा, उत्सर्जित होगा। क्या उत्सर्जित होगा, हीट उत्सर्जित होगा। जाहिर सी बात है ना, किसी चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, उसमें क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। हीट नहीं होता है, गर्म हो जाता है ना। किसी चालक में अगर लगातार विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है तो हीट, उष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो भैया कितना हीट उत्पन्न हो रहा है, उसका परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। मतलब क्या, चालक का जो प्रतिरोध है ना, उसके विरुद्ध जो कार्य किए हैं, प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य हुआ है, प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य होता है तभी तो हीट होता है ना। जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है और उसको हम लगा देते हैं किसी में, है ना। और जिसका मान के चलो प्रतिरोध ज्यादा होता है, सॉरी पतला तार का, है ना, पतला तार का प्रतिरोध ज्यादा नहीं हो जाता। एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंथ बढ़ता है तो, बोलो ना यार, अरे लेंथ बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है। मान ये से खींच के देखता नहीं है, कहाँ देखता है, रेसिस्टेंस कल पड़ा है ना। लेंथ बढ़ता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है। और एरिया घटता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। अरे भैया पतला तार का एरिया कम है ना, कल ही पड़ा है, सुस्त तरह से बैठा हुआ है। कौन जमाना में जी रहा है जी, क्लास में रखो, दिमाग सारा यहां पे रखो। नहीं पढ़ रहा है ना तो सीधा क्लास से बाहर चल जाओ। तो अगर पतला तार है, एरिया कम है, एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, रेसिस्टेंस ज्यादा। पतला तार में हम कोई वेल्डिंग मशीन है या सोल्डरिंग मशीन है, कुछ भी हम लगा दिए, अब भैया इसका रेसिस्टेंस है ही नहीं, सॉरी रेसिस्टेंस इसका बहुत, एरिया कम है ना, रेसिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है ही नहीं कहते, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कंफ्यूज कर दिया है क्वेश्चन। रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हीट होता है। क्या होता है, हीट ज्यादा होता है। मतलब उसका जो है ना, प्रतिरोध की वजह से, प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य हुआ है उसका परिमाण के बराबर होता है। उसके कार्य जो हुआ है प्रतिरोध के विरुद्ध, वो किसका परिमाण निकाल के दे देता है, हीटिंग इफेक्ट का। तो भैया उसके विरुद्ध तो ज्यादा काम हो रहा होगा ना, मतलब आवेश, प्रतिरोध ज्यादा है ना भाई, तो कार्य तो ज्यादा हो रहा, करना पड़ रहा होगा ना, आवेश को नहीं करना पड़ रहा होगा। अरे हर एक प्रतिरोध का सामना करके जाना पड़ रहा होगा उसको, वेल्डिंग मशीन तक जाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो उसको, उसके वजह से क्या होता है कि भैया एक चालक है, इसको जुड़ा हुआ है कोई हाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, चाहे वो कुछ भी हो, मोटर हो या कुछ भी हो जो हाईली डिवाइस है। ये वाला पतला तार है नॉर्मल हमारा, तो क्या हुआ, जब इसमें आवेश का प्रवाह होता है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है। पतला तार का एरिया कम है, प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब आवेश को सामना करना पड़ेगा प्रतिरोध का। आवेश को किसका सामना करना पड़ेगा, प्रतिरोध का। आवेश द्वारा प्रतिरोध का सामना करने में जो कार्य किया गया है, हीट, क्या होगा, हीट। अब हीट उत्पन्न होगा, हीट इतना ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, इतना ज्यादा उत्पन्न हो जाएगा, तार गल जाएगा। तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा।
होता है ना, होता है कि नहीं? इसलिए हम लोग जो हैवी डिवाइस होता है, हैवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसमें मोटा तार यूज करते हैं। मोटा तार यूज करने का मतलब ये होता है कि अगर उसका एरिया मोटा हो गया ना तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट कम पैदा लेगा। ये कहना है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण, द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण, जो विद्युत धारा के द्वारा जो उष्मा उत्सर्जित होगा ना, उसका जो परिमाण होगा ना, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध परिमाण, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर है। सीधी सी बात है ना, प्रतिरोध के विरुद्ध जो वो कार्य करेगा ना, उसका जितना मान होगा वही हीटिंग इफेक्ट का मान, मतलब उष्मा का मान, उस तार में कितना उष्मा का परिमाण। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना? अब इसी को थोड़ा जो है ना, ये जो डिफिनेशन हम समझाएं तुमको भी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। जाहिर सी बात है हर एक चालक में हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। अगर भैया रेसिस्टेंस कम है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। अगर उसी डिवाइस में तुम मोटा तार यूज कर लो, उसी डिवाइस में मोटा तार यूज कर लो, तो तुम्हारा वो ज्यादा हीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो गया तो वर्क डन कम हो रहा होगा, वर्क डन कम हो रहा होगा, अब यहाँ से वहां जाने में कम सामना करना पड़ रहा है, तो हीट नहीं हो रहा है ना। अगर मोटर तुम ज्यादा चला दो, लोड बढ़ दिया मोटर पे, तो हीट होने लगता है, या कोई भी चीज पे लोड बढ़ जाता है तो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। होने लगता है कि नहीं लगता? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? कॉइल देखो, जब पंख रन नहीं करता है तो पूरा हीट हो जाता है। जाहिर सी बात है, मोमेंटम नहीं प्राप्त करी, उसमें क्या होता है कि भैया वो वोल्टेज उसको नहीं पुर रहा, जब वोल्टेज नहीं पुर रहा होता है ना उसको, तो हीट हो जाता है। मतलब वो तार जो है ना हीट हो जाएगा, जो तार से उसमें विद्युत धारा जाएगा वो इतना हीट हो जाएगा कि वो गल जाएगा। क्यों हीट हो जाएगा? तो उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है बहुत ज्यादा। जितना पतला तार उतना ज्यादा प्रतिरोध, जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध। हम बोले थे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। That's why R is proportional to L by A, और इसलिए R is equal to rho L by A। ये कल पढ़ा है, जहां पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, रेसिस्टिविटी। यानी कि भैया अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली में होता अगर एरिया बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो एरिया घटेगा। पढ़ाए थे ना? कॉपी में किया है, नोट डाउन किया है घर पे? नहीं। तब करना जब पूरा सब कुछ दिमाग से उतर जाएगा ना, तब करना कि भैया जो बताए थे ना वो हमको समझ में नहीं आया था। उस टाइम भैया के दिमाग में क्या आएगा, पढ़ के कूट दे। जो चीज जब पढ़ाए उसको जाकर, हम अभी नोट्स नहीं लिखा रहे, क्योंकि इसमें क्या अरे जितने देर में हम लिखेंगे, जितने देर में हम तुमको करेंगे, उतने देर में हम तुमको पता नहीं चला सीरीज पैरेलल उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, उसका डेरिवेशन, समतुल्य, और उसके बाद हम लोग हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन को समझ गए। अगर हीटिंग इफेक्ट को डेफिनेशन को समझ गए हैं तो उसका डेरिवेशन समझ लेंगे कल, क्या है उसका फॉर्मूला जो निकलता है वो समझ लेंगे कल उतना देर। और ये सब चीज तुम्हारे बुक से ही कर रहे हैं, अगर साइड से कर रहे होते तो हम लिखा देते, ये तुम्हारे बुक से कर रहे हैं, और सारा का सारा उन लोग नोट्स खुद से बनाइए, हम नहीं बनवाते थे उस टाइम। थोड़ा ये रखो, कंसिस्टेंसी रखो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हीटिंग इफेक्ट में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो।